Recording in progress. क्या पढ़ रहे थे अभी स्टीरियो में? की बात है। केवल 2 कायरल सेंटर वालों के लिए चलता है और किसी में नहीं चलता। और दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो तो क्या रहेगा? थ्रियो नहीं, अपोजिट साइड पे हो। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रख सकते हैं, टी से होता था ट्रांस और टी से होता है थ्रियो। ट्रांस कैसा होता था? अपोजिट साइड वाला। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से मैचिंग लगा सकता है। ट्रांस जैसा मतलब थ्रियो जैसा। अच्छा, अब अपन करेंगे बात आज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से दोनों 1 और 2 जो अपन ने देखे। अब अपन आज करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात, जिसमें हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नाम देंगे कि भैया तेरा कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसका वो है। अब इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल बताए जाते हैं, या अपन को मॉलिक्यूल नहीं, अपन को कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन पहचानते हैं। कहां पे? कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन पहचानते हैं। किसी कंपाउंड में 5 कायरल सेंटर है, तो हर एक कायरल सेंटर पे आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। 10 है तो 10 पे निकालना पड़ेगा, 1 है तो 1 पे, 2 है तो 2, सब पे अलग अलग। और एक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपन सीआईपी रूल का यूज करेंगे। सीआईपी रूल भूले तो नहीं होगे? बस तो थोड़ी सी भी मदद कर देना। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसमें आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस, जिसका मीनिंग होता है क्लॉकवाइज, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करते क्या है सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटी ऑफ all the groups attached to chiral center is determined according to CIP rules. All the 4 groups, 4 ग्रुप होते हैं ना chiral center, 4 ग्रुप की एक साथ निकाल। अगर आपको याद होगा तो अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक ही कार्बन पर जो 2 ग्रुप जुड़े होते थे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, क्योंकि वहां 2 ही जुड़े होते थे बेटा, यहाँ 4 जुड़े तो 4 की डिसाइड करो। ठीक है, सीआईपी। सर ये राइट में देख नहीं रहा है बोर्ड पे, अटैच टू के बाद क्या लिखा है?
इन फिशर प्रोजेक्शन और वेज एंड डैश फार्मूला। जनरली इनमें देखते हैं जहां पर फिशर प्रोजेक्शन में यूज किया जाता है। लाइट तो कहीं नहीं पड़ती इस पे। अभी ठीक है? यस सर। सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसलिए वाटर में सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर सिस वाले का डायपोल मोमेंट कम है तो हो सकता है स्पेशल केसेस ट्रांस वाले का ज्यादा आ सकता है, तो फिर वो कम घुलेगा। तो आप ऐसे नहीं रट सकते कि सिस वाले की ज्यादा होती है। आप ऐसा करना होगा सिस और ट्रांस में से जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा होगा उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस वाले की ज्यादा होती है। अब इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस वाले के हमेशा ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी में फिर गड़बड़ हो जाती है। सिस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर रिंग में बात करें तो डबल बॉन्ड का हम लेते थे तो 8 से 11 कार्बन तक सिस ज्यादा स्टेबल होता था ट्रांस में। अच्छा, ऐसे ओपन चेन वाले जो होते थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, उनमें भी अगर सिस आइसोमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो स्टेबल OH लगा और F लगा दोनों सेम साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे में फिर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो सिस वाला भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है कब? जब या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन IMH, या फिर आपका वो रिंग वालों में 8 से 11 फिर चलिए हटा दोगे। अच्छा, अपन ने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है ना। अब क्या करते हैं, if we move in priority order 1 2 3, हम क्या करें, हमने पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि साहब ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ये सेकंड प्रायोरिटी का है, ये थर्ड प्रायोरिटी का है, CID। अब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप पे खड़े हो जाओ, वहां से चल के दूसरे पे जाओ जिसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर की मिली, फिर उससे चल के किस पे जाओ, तीसरे पे, ठीक है ना। फिर चौथे पे जा सकते हैं पर चौथे पे छोड़ 1 2 3 पे चलाया करो, उससे काम हो जाता है। If we move in priority order 1 2 3 and movement is clockwise, अगर 1 2 3 चलते हैं हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं घड़ी की दिशा में, then its configuration is R। तो फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूल कैसा है, R है। R मतलब क्लॉकवाइज होता है ना, then its configuration is R। But if movement is anti-clockwise, then configuration is called S। तो फिर configuration क्या मानते हैं कि S।
हो गया? अब करके देखते हैं एग्जाम्पल। किसमें रखा है? किसमें रखा है? अब एक मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया, प्रदर्शन बना हुआ है, कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, नहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीखो। अब 1 2 3 4 डिसाइड करने का जो तरीका होता है, किताबी तरीका तो जो है वो छोड़ो, अपन तो ट्रिक सीखते हैं। गोल्डन रूल होता है जिसका मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं, उससे आप काम बहुत जल्दी हो जाएगा, 5 सेकंड। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो सीआई के रूल के अकॉर्डिंग इन चारों ग्रुप्स की। तो सीआई के रूल में अपन ने सीखा था, जो एटम बॉन्ड बना रहा है ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। ओएच ग्रुप में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है कायरल सेंटर के साथ, ये कायरल सेंटर बीचों बीच, यहां कार्बन बॉन्ड बना रहा है, यहां कार्बन बॉन्ड बना रहा है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, तो उसकी प्रायोरिटी रहेगी 1। अब सेकंड प्रायोरिटी के लिए इन दोनों में लड़ाई होगी, तो COOH की ज्यादा है क्योंकि इसमें अगला एटम ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर इसके अगले एटम हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। सीख चुके हैं, तो बड़ी बात नहीं। तो इसकी प्रायोरिटी 2, 3, इसकी 4। ठीक है। अब जो गोल्डन रूल है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसकी ट्रिक ये है, omit the group of fourth priority. हाजी हेलो, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको दबा दो, देखो ही मत, डिसाइड करो पहले प्रायोरिटी, फिर उसको छुपा दो। यानी ये एग्जांपल है, इसको मैं अपने गोल्डन रूल के हिसाब से चलाऊंगा, तो अभी केवल इतना है। आप लोग तो हाथों से छुपा लेना इससे, या देखनी मत, ऐसे काम मत कर लेना, ये दिख नहीं रहा। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी कहते 2, इसकी 1, इसकी 3। अब मूवमेंट चेक करके 1 2 3 जाके now check the direction of movement. 1 2 3। मुझे लग रहा है 1 से 2 पे जाएंगे ऐसे, पर 3 पे ऐसे जाएंगे, ये मूवमेंट होगा। अब एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोले? एस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप was present on vertical line, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इस वर्टिकल लाइन पे कहीं, अभी तो अपन हटा दिया, पर जब था तो अगर वर्टिकल लाइन पे, देन तो फिर तो नॉर्मल सिस्टम लगता है। नॉर्मल सिस्टम मतलब
क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम आर बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम एस बोलते हैं, जो अपन ने सीखा। लेकिन अगर बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वॉज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था देन तो फिर उल्टा करते हैं, फिर हम क्लॉकवाइज को आर नहीं बोलते, एस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आर बोलते हैं। ये ट्रिक है गोल्डन। अब काम आसान हो गया। अब ये बताओ ये मूवमेंट कैसा हुआ था इस एग्जांपल में? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इस एग्जांपल में मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होता है। लेकिन चेक करो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे था या हॉरिजॉन्टल लाइन पे था? हॉरिजॉन्टल लाइन पे था फोर्थ प्रायोरिटी वाला, तो फिर इसका आंसर एस ना होकर आर होता है। दिस इज द आया समझ? 2 मिनट में कर लोगे, 2 मिनट का 30 सेकंड में कर लोगे। ये एग्जांपल ले लो, दूसरा एंटी को आर बोल दिया, रूल ही ब्रेक हो गया, खाली लिखा था। अरे ये रूल नहीं है जो मैंने लिखा है, ये ट्रिक है। ट्रिक नियमों से नहीं चलती, प्रैक्टिकल से चलती है। आप अब मैं आपको सिखाऊं इसमें कि कायदे से ये होना चाहिए कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। मैं रूल लिखवा देता हूं। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है क्या? अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन कहां है? क्योंकि हमारी तरफ होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है। अभी अभी नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे? एक्सचेंज करके उसको कहां पे लाओगे? वर्टिकल लाइन पे। अभी एक्सचेंज मैंने सिखाया नहीं, तो फिर मैं एक्सचेंज सिखाऊंगा। फिर जब वर्टिकल लाइन पे आएगा फिर आप 1 2 3 चलाओ, फिर आपका क्लॉकवाइज है सॉरी आर और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आप वर्टिकल लाइन पे लाएंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? उसके भी रूल होते हैं। अगर आप एक एक्सचेंज करते हैं तो माना जाता है कि हमने उसका एनेंशियोमर बना दिया, 2 एक्सचेंज करते हैं मतलब आइडेंटिकल बना दिया। तो मैं 10 रूल लिखवाऊंगा आपको, उससे बेहतर है बेटा कि याद कर बेटर। एक्सचेंज भी सिखाऊंगा मैं, सिखाएंगे सब कुछ, लंबी मेथड भी छोटी मेथड भी। तो यहाँ कुछ रोशनी पड़ रही है, ये कह रहा था बच्चे ना। वैसे इस जगह पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा है इक्वल टू आर, फिर क्लॉकवाइज इक्वल टू एस, फिर नीचे ये लिखा है एग्जांपल। अपना जो एग्जांपल चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया था तो कायदे से एस होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए मैं एस मानने की बजाय इसको क्या मानूंगा? आर। ये बात समझ।
और एच की प्रायोरिटी 2 होगी, फर्स्ट वो है फिर 3 होगा, फिर पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। एच की जगह आप दक्षिण साइड। क्या बोल रहा है बेटा? पहले मैं समझ लूं क्या बोल रहा है। मतलब हाइड्रोजन नहीं लगाओ। हाँ, उससे बाद सेकंड नंबर की प्रायोरिटी वाला। हाँ और ऊपर थर्ड वाला। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अरे बेटा तो मैं इस पे ग्रुप बदल दूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ये क्या सवाल कर रहा है? हाँ, मैं दूसरा एग्जांपल ले लूंगा। मैंने रूल क्या लिखवाया? आप तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, चाहे जैसे भी हो, जो भी जहां लगाओ। फिर फोर्थ प्रायोरिटी वाला जहां भी आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, जहां भी आ रहा है उसको छुपा लो। बाकी 1 2 3 कैसा मूवमेंट हो रहा है वो देख लो। अब 1 2 3 मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको वैसे तो आर मानते हैं, बशर्ते आपने जिस ग्रुप को छुपाया था फोर्थ प्रायोरिटी वाला, अगर वो वर्टिकल लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे था तो उसको एस मान लेना क्लॉकवाइज को। ये रूल है। मैंने कब बोला कि एच देखना है या ओ एच देखना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी इधर है, सेकंड इधर है और थर्ड ऊपर है। तो पहले क्लॉकवाइज में फिर एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट से सेकंड क्लॉकवाइज। अच्छा, कल वैक्सीन लगी है। कल लगी है क्या? आराम कर बेटा, दिमाग तो असर जा रहा है। इसीलिए मैं अच्छा सुन, मैं समझ गया तेरी क्या कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा मतलब 1 वाला ऊपर टॉप पे, नहीं साइड बना ये 1 है, अब इसके सामने वाला सेकंड, ये सेकंड हो गया। अब ऊपर वाला अब इसकी प्रायोरिटी पहले तो उसको छुपा लेंगे और 1 से 2 पे जा क्लॉकवाइज। ऐसे क्यों जाएगा? 1 से 3 पे क्यों जाएगा? 1 2 3 करें। अच्छा, गिनती खराब है तेरी। 1 के बाद 3 आता है क्या? ये क्वेश्चन को इफेक्ट कैसा मैं बोल रहा ऐसे क्या कहानी पढ़ा दी, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। आसान ट्रिक बता दी, ऊपर से खंड पड़ तो आज कैसे कर रहे हैं इसलिए। फुल प्रोडक्शन। चलो अब एक करके बताओ, ये ऐसा थोड़ी होता है। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अमीनो एसिड है, एलानिन इसका नाम होता है। आराम से पक्का एस चेक करें। देखते सबसे पहले प्रायोरिटी देखें। इसमें नाइट्रोजन मोड बना रहा है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नाइट्रोजन वाले की आएगी, एटॉम नंबर 7 होता है। अब इन दोनों में से COOH की ज्यादा होती है, CH3 की कम होती है। ये फोर्थ प्रायोरिटी में चला। अब मैंने क्या कहा था, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को छुपा लो। अब 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। 1 से 2 पे जाना है, 2 इधर दिख रहा मुझे, तो मैं यहां से चल के ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा। अभी कैसा मूवमेंट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को आप एस भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल। अभी मेरा वर्टिकल लाइन पे है फोर्थ प्रायोरिटी वाला, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को हम नॉर्मली एस नाम देते हैं
रेक्टस मतलब ऑन द राइट हैंड साइड, सिनिस्टर मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या एंटी क्लॉकवाइज जो बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज को एस ही नाम देंगे, आर नाम नहीं देंगे, क्योंकि आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला रूल वर्टिकल लाइन। अगर ये होता हॉरिजॉन्टल पे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को आर मानते हैं। आई बस सिंपल तरीका। रिकॉर्ड करके दिखाओ। इसको याद तो होगा ये प्रमुख टार्टरिक एसिड, मीजोटार्टरिक, हाँ मीजोटार्टरिक एसिड। अब इसमें दो कायरल सेंटर है बेटा, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों पे अलग अलग निकालोगे, दोनों पे अलग अलग। ऊपर वाले कार्बन का आर ऐसा इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर, कितने लोग पक्ष में ऊपर वाले का, और ऊपर वाले का एस, दो लोग चेक करते हैं। अब इसमें क्या करना है, आप इसको दो बार स्ट्रक्चर्स बनवा सकते, अगर डिटेल में करना है, वैसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अपने आप ही समझने लगोगे। ये एक ही प्लस का साइन बना, मैं इसको नंबर दे देता हूं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन है ना। अभी इस सेकंड कार्बन पर ऊपर सी डबल जोड़ा, राइट हैंड पर OH जुड़ा है, लेफ्ट हैंड पे H जुड़ा है, नीचे क्या जुड़ा है सेकंड कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक OH और एक COOH। OH को ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि वो इस कार्बन पे लाइन में नहीं है, दोनों के बीच में नहीं है, नीचे या इधर या राइट एंड लेफ्ट पे। इस ग्रुप को इकट्ठा कर लिया, ऐसे जब नीचे वाला कार्बन बनाओगे उसका प्लस का साइन COOH, OH है, H है, और यहां पर CHOH, COOH। ये हमारे तीसरे नंबर का कार्बन। ऐसे दो अलग अलग पार्ट में बांट लिया करो, दो अगर कायरल सेंटर, तीनों को तीन में बांट लो। अब किस पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी के नंबर अलग कलर से लिखा, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 को छुपा लिया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे आर, एस नहीं बोलेंगे, सही है, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, इधर प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगेन फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो दिखेगा उसको उल्टा मानेंगे। अभी इधर मूवमेंट कैसा होगा, 4 को छुपा के 1 2 3 क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज वैसे आर मानते हैं, तो इधर एस मानेंगे, ये
अब इसका नाम पेपर में देखो कैसा लिखा है, ये कौन है, टार्टरिक एसिड। इसका नाम लिखा आएगा आपका 2R,3S टार्टरिक एसिड। यानी जब किसी ऑप्टिकल आइसोमर में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं तो हर एक कायरल सेंटर का आरएस कन्फॉर्मेशन अलग अलग निकालते हैं, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में उनको जो नंबर मिलेगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग करीब नहीं है 1 2 3 4 रेड वाली, तो उनके कार्बन नंबर के आगे आर या एस लिखते चलते हैं, कौन से नंबर का कार्बन आर है, कौन से नंबर का एस। ऐसा अपन ने ईजेड में भी सिखाया था, जब 2 डबल बॉन्ड होते तो 2p3z या 2cis 3 ट्रांस ऐसा करके अपन ने बात की, वो यहाँ पर भी चलता है। तो इसका नाम है 2R3S टार्टरिक एसिड। अच्छा, किसी ने बताया था मीजो भी था, ये मीजो टार्टरिक एसिड। तो इससे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, खासतौर से इवन नंबर में कायरल सेंटर जब हो, और उनमें से आधे कायरल सेंटर आर हो और बाकी आधे एस हो, तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर आधा हिस्सा लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब दोनों का आपस में रोटेशन कैंसिल हो रहा है। ऐसी चीज क्या होगी, मीजो। इस बात को नोट में लिख लो लाल, ये आएगा पेपर में क्वेश्चन। 3S, 2 वाले को गलत है। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं, पर कायदे से गिनती वाले लिखना चाहिए, लिखा ऐसे ही आपने नंबर को प्रैक्टिस पहले जो कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, आप 3 पहले लिख लो, और परंपरा है कि नंबर पहले, छोटा नंबर पहले, उसमें रूल नहीं है ना। तो नोट में लिखेंगे, इफ a molecule having more than one chiral center, एक से ज्यादा, if molecule is having more than one chiral center, then it is mesoisomer, लाइट को नहीं घुमाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, then it is mesoisomer, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो OIA, ऑप्टिकली इनएक्टिव ब्रैकेट। if ब्रैकेट में लिखेंगे if configuration of half of the chiral centers, if configuration of half of the chiral centers is R, half of the chiral centers is R, and rest of the half have S configuration. Sir, rest half of the chiral center have S configuration, capital S. ठीक है। अच्छा, तो इससे एक अंदाजा लग रहा है कि केवल R वाला होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटेड होना चाहिए, तो केवल S वाला लीवर रोटेटेड, पर ऐसा नहीं। लगातार 5वें दिन समझा रहा हूं ये बात कि लीवो और डेक्स्ट्रो केवल आप प्रैक्टिकली डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, मीजो डिसाइड हो सकता है कन्फिगरेशन, तो ये कन्फिगरेशन उल्टा है, दो हाफ द पार्ट ऑफ R है और हाफ द पार्ट S है, तो ये पक्के में मीजो। लीवो डेक्स्ट्रो डिसाइड नहीं कर सकते, केवल मीजो डिसाइड कर सकते हो कन्फिगरेशन से, जिसमें एक कार्बन R है, दूसरा S है, 2R 2 S है या 3R 3 S है, वो आपका मीजो। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब R ज्यादा है तो उसको डेक्स्ट्रो मान लो और S ज्यादा है तो उसको लीवो मान, वो नहीं, वो तो आपको फिर प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। अब आप जो थोड़ा बहुत नाम तो आपने सुन लिया है कई बार, SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है 100%, SN1 में 50-50%
रेसे मिक्सचर वगैरह बनता है, वो सारी बात अपन ने सुनी है। तो एक्चुअली उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है, डेक्स्ट्रो लीवो का नहीं होता। ये गलत पढ़ा देते टीचर, डेक्स्ट्रो बन जाएगा लीवो, लीवो बन जाएगा डेक्स्ट्रो। ऑल्दो अगर एक ही कार्यल सेंटर है, कैसा एक ही कार्यल सेंटर है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आर वाला जो है वो बाद में एस, जब एल आर वाला जो है अगर डेक्स्ट्रो है तो एल वाला आपका क्या, एस वाला आपका क्या हो जाए लीवो। और ऐसा कंपल्सरी नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं। तो इन्वर्जन ऑफ, हाँ, इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता कभी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। ऑप्टिकल रोटेशन सेम बना रह सकता है। पता चला इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो गया, आपको पहले भी डेक्स्ट्रो था अब भी डेक्स्ट्रो, तो आगे जाके रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगी ये बातें, आपको दिमाग में रखना अच्छे से। डेक्स्ट्रो लीवो आप बिना एक्सपेरिमेंट किए पता कर ही नहीं सकते। और वहां पे भी SN1 SN2 में इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड कहीं यूज नहीं करा जाता किताब, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन वर्ड यूज किया जाता। वो यही पढ़ा होगा कि R का S बन जाएगा, S का R बन जाएगा। हम अपने मन से समझ लेते हैं डेक्स्ट्रो का लीवो हो जाएगा, लीवो का डेक्स्ट्रो। जरूरी नहीं है ऐसा, हो रहा है तो वेल एंड गुड है, पर जरूरी नहीं। अरे बस अच्छी बात। अब इस बात का इस्तेमाल, ये RS कॉन्फ़िगरेशन वाली बात या इन चीजों का इस्तेमाल रेजोल्यूशन ऑफ द रेसेमिक मिक्सचर करने में किया है। क्या था रेजोल्यूशन? रेसेमिक मिक्सचर में डेक्स्ट्रो लीवो मिले होते बराबर बराबर, उनको अलग अलग सेपरेट, वो रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर है। या उसका एक और नाम था एनेंशियोमराइजेशन, तो क्या एनेंशियोमर्स को अलग अलग कर देते रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसेमिक मिक्सचर के बनाने की प्रक्रिया रेसेमाइजेशन कहलाती है। रेसेमिक मिक्सचर बनाना मतलब रेसेमाइजेशन, और उसमें से अलग अलग करना रेजोल्यूशन या एनेंशियोमराइजेशन। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, इसकी क्या मेथड होती है वो अपने को देखते, क्या जुगाड़ है। रेसेमिक मिक्सचर में से डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर को अलग अलग करना मुश्किल क्यों है, पहले तो आप ये सर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट होते रहते हैं ना, कभी कन्वर्ट नहीं होता, पागल है, ऑटोमेटिक थोड़ी है। अच्छा, आइसोमेरिक अपन पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पढ़ी, ऑप्टिकल पढ़ी, इससे पहले अपन स्ट्रक्चरल पढ़ी थी कई तरह की, चेन आइसोमेरिक, पोजीशन आइसोमेरिक। आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है अलग अलग, फिजिकल भी केमिकल भी, दोनों पक्का श्योर। हाँ यार सही बात है, सिस वाला पानी में ज्यादा घुलता था, ट्रांस वाला नहीं घुलता कभी, सच है। और पानी में घुलना फिजिकल प्रॉपर्टी, और सिस ट्रांस की रिएक्शंस भी अलग होती हैं। कई बार जैसे मैंने बताया तो मैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन हो सकता है, मैलिक एसिड का नहीं हो सकता, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, सही कह रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, खासतौर से डेक्स्ट्रो लीवो, मीजो Recording stopped.
प्लीज आस्क द होस्ट टू गेट परमिशन। अबे कौन होस्ट बना बेटा? प्रशांत चिकरवार होस्ट बना बेटा वापस से, क्या मीटिंग लीव करोगे? प्रशांत मीटिंग लीव करके फिर ऐड हो जाना। प्रशांत रिक्लेम कर दो ना, अपने आप हो जाएगा। Recording in progress. ऑप्शन आता है रिक्लेम होस्ट, नहीं क्लेम करो अपने होस्ट। यहाँ पे कोई नहीं कर चलो भैया, जो लोग थोड़ा सा सिस्टम बंद हो गया था तो मैं उनको वापस बात करा दूं कि जो हमारे इनएंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम। तो उन्हें आप उबाल के, छान के, पानी में घुल के, पिघला के, जमा के, यानी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी इनएंशियोमर्स आपस में होते हैं नॉन रिजॉल्वेबल, और डायस्टेरियोमर कैसे होते हैं? रिजॉल्वेबल। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है उसके अंदर तो इनएंशियोमर और इनएंशियोमर ही मिले होते हैं आपस में, तो उन्हें सेपरेट कैसे करें? फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, उससे भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या जुगाड़ लगाए थे वो सीखिए। सबसे पहले काम करते हैं, जरा डायस्टेरियोमर और इनएंशियोमर में डिफरेंस लिखिए। तो हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन डायस्टेरियोमर एंड इनएंशियोमर। डायस्टेरियोमर एंड इनएंशियोमर। पहले कॉलम में इनएंशियोमर लिख लो, 2 कॉलम बनाओ। दूसरे कॉलम में डायस्टेरियोमर। 3-4 डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। इनएंशियोमर पहले कॉलम में, डायस्टेरियोमर दूसरे कॉलम। इनएंशियोमर में पहला पॉइंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ इनएंशियोमर्स सेम। डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ इनएंशियोमर्स इज सेम। मतलब डेक्स्ट्रो लीवो दोनों का डाइपोल मोमेंट कैसा होता है? बराबर। डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ इनएंशियोमर्स इज सेम। उधर लिखेंगे डायस्टेरियोमर में डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ डायस्टेरियोमर्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ डायस्टेरियोमर्स इज डिफरेंट। आप याद करो, सिस और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट अलग अलग था। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ डायस्टेरियोमर्स इज डिफरेंट। दूसरा पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, इनएंशियोमर में लिखवा रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एमपी, बीपी
Recording stopped. यानी डेक्स्ट्रो और लीवो के Recording मेल्टिंग in पॉइंट progress. बॉइलिंग पॉइंट बराबर होंगे, लेकिन मीजो का अलग होगा। मीजो का अलग, ये कहने का मतलब। सर हाँ भैया, अभी 2 पॉइंट हो गए ना, तीसरा लिखो, दूसरा पॉइंट अभी आपको फोटो खिंचवा के भिजवा देंगे ना। तीसरा पॉइंट एनेंशियोमर में लिखना है, स्पेसिफिक रोटेशन, कितने एंगल से घुमा रहे हैं चीजों। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर होता है। याद करो, डेक्स्ट्रो +15 से घुमाता था तो लिवो -15 से घुमाता। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैज अपोजिट साइन। साइन उल्टे होते हैं, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो। स्पेसिफिक रोटेशन हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, दोनों एनेंशियोमर का आपस में। डायस्टेरोमर, जैसे मैं बात करूं कि मीजो मेरा डायस्टेरोमर है डेक्स्ट्रो के साथ, तो डेक्स्ट्रो का स्पेसिफिक रोटेशन है +15, लीवो का क्या होगा -15, मीजो का 0। मीजो तो घुमाएगा नहीं बेटा, यानी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अलग होगी, मैग्नीट्यूड ही अलग होगी। तो उसमें लिखेंगे डायस्टेरोमर में मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, साइन तो छोड़ो, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, मैंने बोला था, लेकिन इसमें एक बारीकी है। आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की रिएक्शन, जैसे मेरे पास टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन मैंने कराई मिथाइल एल्कोहल से। मिथाइल एल्कोहल क्या ऑप्टिकली एक्टिव होता है? यस सर। मिथाइल एल्कोहल का फार्मूला याद है? भगवान कसम, इतनी सोचने के बाद बोल रहा हूँ, दिमाग गर्म हो गया। नहीं होता, एक तो बोल रहा होता है, ये मिथाइल एल्कोहल। तो मैं समझ कहां कायरल सेंटर दिख रहा है? कार्बन में 3 चीजें एक जैसी लगी, इतनी आसान चीज है पहचानना। कार्बन पे चारों चीजें अलग हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यहाँ तीनों चीजें एक लगी, चौथी चीज अलग एक्टिव होती है। तो कायरल सेंटर तो है, एक ही कार्बन है, इसमें दूसरा होता तो दूसरा भी चेक करते। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नॉर्मली आप जितने कंपाउंड पढ़ते हो ना, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट्स, कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, स्पेशल नाम ही आएंगे कहीं ना कहीं। मिथाइल इथाइल एल्कोहल कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, मिथाइल इथाइल वाली कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, कायरल सेंटर ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आप एनेंशियोमर की रिएक्शन किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से करा रहे हैं, जैसे इससे, तो फिर दोनों एनेंशियोमर्स की रिएक्शन एक जैसी होगी। मतलब जैसी रिएक्शन डेक्स्ट्रो करेगा वैसी लीवो। अगर रिएक्ट करने वाला मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। डायस्टेरियोमर अगर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ भी दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन, समझ गए? लेकिन अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया होता, टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन में करा रहा होता आपका एलानिन से, एलानिन एक अमीनो एसिड है,
अभी लिखा था। अमीनो एसिड सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ो, एक कार्बन वाला सबसे छोटा अमीनो एसिड उसको छोड़ो, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किसको छोड़ते? ग्लाइसिन। सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव, किसको छोड़ते? ग्लाइसिन। रट लो, पेपर में आता है, बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ो, ठीक है। तो अब अगर मैं एलानिन के साथ रिएक्शन कराऊंगा टार्टरिक एसिड, तो डेक्स्ट्रो वाला अलग प्रोडक्ट देगा, लीवो वाला अलग प्रोडक्ट देगा, और डायस्ट्रोमर तो पहले भी अलग दे रहे थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ भी अलग ही देंगे। तो इनेंशियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन कराने पर सेम प्रोडक्ट देते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव के साथ रिएक्शन कराने पर डिफरेंट प्रोडक्ट। डायस्टीरियोमर सबके साथ डिफरेंट देते हैं, चाहे ऑप्टिकली एक्टिव हो चाहे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला पॉइंट ये लिखेंगे, इनेंशियोमर्स गिव, हाँ जी इसको बंद करो, लाइट से मैं कैसे करूंगा, आप ही लोगों के पास लिखेंगे enantiomers have different chemical properties. रुको, enantiomers have same chemical properties, पहले ऑप्टिकल इंडेक्स पर लेगा, same chemical properties with optically inactive compounds, same chemical properties with optically inactive compounds but different chemical properties with optically active compounds. But different chemical properties with optically active compounds. इस साइड लिखेंगे डायस्टीरियोमर में chemical reactions of diastereomers, chemical reactions of diastereomers are different. Chemical reactions of diastereomers are different with both optically active or optically inactive compounds. Both optically active and optically inactive compounds. इस बात का यूज करेंगे हम लोग कि इनेंशियोमर्स की रिएक्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ तो एक जैसी होती है, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ अलग अलग होती है, डेक्स्ट्रो की और लीवो की। इस बात का यूज करके हम रेजोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। Resolution of racemic mixture. इसमें लिखेंगे डैश करके, in this method racemic mixture is treated with racemic mixture is treated with any optically pure compound, reacted with any optically pure compound। समझिए ऑप्टिकली प्योर यानी पूरा 100% डेक्स्ट्रो
या 100% लिक्विड, समझ गए, जरा सा भी दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 100% ऑप्टिकली या ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डाइस्टीरियोमेरिक कंपाउंड्स। ऐसा होने से क्या बन जाते हैं, डाइस्टीरियो। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डाइस्टीरियोमेरिक कंपाउंड्स which can be separated by simple physical methods, क्योंकि उनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगी, which can be separated by simple physical methods like fractional distillation. Simple physical methods like fractional distillation, उनको आप सिंपल फिजिकल मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टाइप, इससे आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको समझे कैसे करें। एक चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी रिएक्शन एल्कोहल से कराओ तो एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहल से कराओ तो एस्टर बन जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर एमीन से कराओ, एमीन, तो एमाइड बन जाता है। ऐसे कुछ जनरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहले मैं समझाता हूं इसको सिंबॉलिक फॉर्म से। मेरे पास रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमिक मिक्सचर मतलब डीएल है मेरे पास, या प्लस माइनस लिख सकता था मैं, डीएल है मेरे पास, डीएल, रेसेमिक मिक्सचर को डीएल से शो करते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन लगा। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसी प्योर एनेंशियोमर से, प्योर एनेंशियोमर मतलब अकेला डेक्स्ट्रो, प्योर डेक्स्ट्रो या प्योरी। मान लो मैंने प्योर डेक्स्ट्रो ली, अब रेसेमिक मिक्सचर में एक कंपाउंड मौजूद नहीं है बेटा, 2 हैं। डेक्स्ट्रो वाले मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं 50% और लिवो वाले मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट 50%। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो जब ये वाला ये जो कंपाउंड है प्योर एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो वाला, जब इसके डेक्स्ट्रो से जुड़ेगा तो डी बनेगा, लेकिन जब ये डेक्स्ट्रो इसके लिवो से जुड़ेगा तो डीएल बनेगा। अब डीएल मतलब क्या, रेसेमिक मिक्सचर नहीं, ये तो एक कंपाउंड बना, ये मतलब मीसो बन गया, मतलब उसमें आधा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, आधा मॉलिक्यूल लिवो रोटेटरी, और इधर पूरा डेक्स्ट्रो। अब मैंने आपको समझाया था मीसो वाला जो होता है वो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों के साथ डाइस्टीरियोमर होता है, यानी इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग अलग, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। तो अब जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये सब एक ही भी करना पड़ेगा। तो व्हेन यू गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करेंगे, तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेपरेट। ये दोनों मेरे डाइस्टिलोमर हो गए,
फिर सेपरेट। अब सेपरेट होने के बाद आप क्या करा लेते हो, इनकी हाइड्रोलाइसिस। क्या करा लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका डेक्स्ट्रो अलग हो जाता है और इसका लीवो अलग हो जाता है, और जो आपने प्योर एनेंटियोमर लिया था वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस चलाते हैं। अब जैसे आपको अगर इसमें डी और इसमें दिक्कत हो रही है तो प्योर एनेंटियोमर को पी लिख सकता हूं, प्योर एनेंटियोमर आइदर डेक्स्ट्रो। तो यहां क्या बनेगा, डीपी, यहां क्या बनेगा, एलपी। पी कैपिटल लिया मैंने, लोन पे नहीं लगेगा ना, एलपी। अब डीपी एलपी तो अलग चीजें हुई ना, इसी बात है। एक डेक्स्ट्रो या लीवो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, मीसो। उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वैसे तो समझना आप होगा डीडी वाला मामला। अच्छा, अगर एल आइसोमर लेता हूं, तो भी सेपरेट होते, तो भी आपके डाइस्टर बनते बाजार से नहीं। अगर मिक्स हो गया तो अलग नहीं कर सकते। सर आपने बोला एक्सेस नहीं करते, मैंने कभी नहीं बोला ये बात, नहीं आपने सोचा। मैंने आपसे कहा कि अगर वैसे में मिक्सचर बन गया तो उनको रिजॉल्व करना मुश्किल है, तो उसका तोड़ है, लेकिन इस तरह से करेंगे। इसमें से ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? मतलब जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो किसी का कम, मीजो का ज्यादा होगा या डेक्स्ट्रो वाले का ज्यादा होगा, आप ये पूछो, या मीजो का ज्यादा होगा या लिवो वाले का ज्यादा होगा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ये तो स्ट्रक्चर, उसमें क्या जुड़ा, सी डबल एच जुड़ा है कि ओ एच जुड़ा है कि एच जुड़ा है कि सी एच जुड़ा है कि बी आर जुड़ा है कि एफ जुड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे कोई यूनिवर्सल नहीं बता सकते किसका ज्यादा होगा। किसी केस में मीजो का ज्यादा होगा, किसी केस में डेक्स्ट्रो या लिवो का ज्यादा होगा। डेक्स्ट्रो लिवो के आपस में बराबर होंगे ये बता सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर होती है। डेक्स्ट्रो दोनों के सेम होंगे, मीजो का और डेक्स्ट्रो का, तो वो डायस्टेरोमर कैसे कहलाएंगे बेटा? डायस्टेरोमर अगर कोई चीज है तो उनके बीपी अलग होते ही हैं, शर्त है, फिक्स है ये बात, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते। अब ऐसे तो हम मर गए तो क्या होगा, फालतू क्वेश्चन तो छोड़ आए ना बोलते ऑफलाइन सारी बंद। अब जैसे मेरे पास लैक्टिक एसिड, अब मुझे उसे सेपरेट कर, लैक्टिक एसिड का वैसे में मिक्सचर बना लिया हमने, या कोई सा भी मिक्सचर बना लिया,
नॉन रेसिपी मिक्सचर भी बन सकता है ना डेक्सट्रोलिवो का? Yes, sir. सवाल भी क्या था? इनएक्सोमेरिक एक्सेस एक ज्यादा एक कम भी तो मिला सकते हो, बराबर मिलाना जरूरी थोड़ी है। मतलब डेक्सट्रोलिवो का मिक्सचर बन गया। ये है मेरे पास लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब मेरे पास डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड भी और लिवोलैक्टिक एसिड भी है, या मैं इसको आप तो सिखा दिया ना मैंने इस बात। इसका कन्फॉर्मेशन बताओ, आर है कि एस है? नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2, नंबर 3 क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन में तो सही है आर। इसका एंटी क्लॉकवाइज, मैंने मिरर इमेज तो बनाई है, ठीक है। ये आर है, ये एस, ठीक है। अब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई किसी ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस, मैंने इसकी रिएक्शन कराई, ये अमीनो एसिड एलानिन। अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है। चलो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे C2H5 ले लेता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं। ये एक एमीन है, सिंपल एमीन है, और इस एमीन में इस कार्बन पे तीनों चीजें अलग अलग है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? कार्बन, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 है, सेंटर में कार्बन, अलग अलग ग्रुप लगे, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसका कन्फॉर्मेशन निकालो। S नाइट्रोजन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये इथाइल ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी पे है, ये थर्ड पे जाएगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज, और इसमें H वर्टिकल लाइन पे है, तो ये R ही। अब मैं इसी की रिएक्शन यहां भी करा, यानी ऑप्टिकली प्योर लिया है ना मैंने, तो इसकी रिएक्शन दोनों जगह सेम है, मतलब जिसकी रिएक्शन यहां करा रहा है उसकी रिएक्शन यहां भी करा, यानी ये तो R ही है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो R बनेगा, यानी उसमें ये वाला कार्बन भी R होगा, ये वाला कार्बन भी R ही होगा। लेकिन जब यहां रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो SR होगा। अब मैंने आपको बताया था जब एक S एक R हो वो मीजो होता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस तरह के, पूछेंगे जो कंपाउंड बनेंगे, दो कंपाउंड जो होंगे, पूछेंगे आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर, या आइडेंटिकल, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर। अगर दोनों स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, आर तो आइडेंटिकल है, आर या SS। अगर एक का R आ रहा है दूसरे का S आ रहा है, या एक का डबल आ रहा है दूसरे का डबल S आ रहा है, तो एनेंशियोमर। एक का डबल R दूसरे का भी डबल R, आइडेंटिकल। एक का डबल R दूसरे का डबल S, एनेंशियोमर। अब एक का डबल R दूसरे का RS या SR, अब ये डायस्टीरियोमर। ठीक है होंगे, मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, इनकी रिएक्शन होगी ये चीज बना, ये CO, ये H, ये CH3, ये OH। अब यहां पे NH जुड़ेगा, यहां से H निकलता है, यहां से OH निकल के पानी बन जाता है, ये एमाइड बॉन्ड बन गया। फिर आपकी कहानी ये, तो ये कायरल सेंटर अभी भी R है, ये अभी भी R है, तो R टाइप का प्रोडक्ट बना। लेकिन उधर ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना।
इस COOH की तरफ से जुड़ेगा NH2, CH3 इधर उल्टा जोड़ने के चक्कर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, H, ठीक है, H OH देख लेना कैसा आ रहा है, मैंने जल्दी में लिख दिया है। कुल मिला के RS बनेगा, ये RR बनेगा और कैसा बनेगा RS। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, डायस्ट्रीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, सेपरेट डिफरेंट आएगा, तो आप इन्हें उबाल के अलग कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ, ये OH से आपकी तो पानी निकाल सकता था। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन OH। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो OH से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके रिएक्शन में NH2 ग्रुप किसके साथ करता है, COOH के साथ। नीचे वैसे भी NH2 ग्रुप क्या बेस, COOH क्या एसिड, OH ग्रुप में भी एसिडिक नेचर है, हल्का है, तो NH ग्रुप मोर एसिडिक चीज के साथ रिएक्शन करेगा ना, लेस एसिडिक की वजह से। ठीक है भैया, तो ये अपन रेजोल्यूशन सीखते हैं। पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है भाई कि हमें रेजोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, आंसर प्योर एनहांसर से रिएक्शन करा। अब इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके आ जाता है क्वेश्चन, वो कैसे आते हैं, इंग्लिश के साथ कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन में, वो आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू। संडे को भी टेस्ट है नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज 1 लग गई, 3 भी लग गई, लगा ले। हमें मंडे को मैंने बोला डिस्कशन रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास मंडे को आएगा एक्स्ट्रा क्लास। संडे को क्यों मैंने कब से एग्जाम अभी नहीं आ रहा, तो वो तो है, कोरोना आ गया, ये भी आया कि ऐसा हो गया, क्यों हो गया तो बताइए। से कैंसिल कर दिया है। मैं कह रहा था इसको भी पानी खाएगा। मुझे बड़ी देर को चलो इजी है तो गाड़ी करेंगे ऐसे कैसे अरे यार बहुत
Right.